धारावी विकास से पहले जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले 2000 में बीएमसी ने सर्वे किया था, उसके बाद मशाल ने एक सर्वे किया था और कई लोग उस पर भी ऐतराज़ करते हैं कि मशाल की जो काउंटिंग है या जो उनका सर्वे है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मशाल के कोऑर्डिनेटर दिनेश प्रभु जी हैं। वो हमें बताएंगे कि सर्वे कैसे हुआ था, क्या उसमें गड़बड़ी है या आगे सरकार ने उन्हें रोका था या कोई और वजह से वो कुछ प्रॉब्लम में आई थी। आज हम उनसे जानेंगे कि सर्वे कैसे हुआ था, क्या मामला था और कितने काउंटिंग उन्होंने की थी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला, आज जो धारावी करो के सामने जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो सर्वे को ही लेके वो खड़ी हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग सर्वे करने दे रहे हैं, कहीं ऐसे हैं जहाँ पे सर्वे करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी हमने इस तरह से देखा ही नहीं कि सर्वे करने वालों के साथ में पुलिस की टीम हो। आपने भी सर्वे किया है, आपके साथ सरकारी लोग होते थे, लेकिन यहाँ पर सरकारी लोग नहीं है, पुलिस के लोग हैं। तो क्या अंतर आप देखते हैं उनके सर्वे में और आज के अडानी के सर्वे में? सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पूछा कि सर्वे में कुछ गड़बड़ी थी। हाँ, लोग तो ऐसा ऐतराज करते हैं। पहली बात ये है कि सर्वे में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने जितना टुवर्ड्स एक्यूरेसी सर्वे करना था उतना कर जी, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने एनआरएस से हैदराबाद से इधर का लोकल इमेज ले लिया। उसके बाद में हम लोगों ने सैटेलाइट इमेज ले लिया। सैटेलाइट इमेज लेने के बाद सभी जितने नगर है उसको नेचुरल सब डिवाइड करके जो गवर्नमेंट ने 5 सेक्टर्स बनाए थे, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5। सेक्टर 1 60 बिट के इस तरफ में है, सेक्टर 2 जो 90 बिट के उस तरफ में है, जहाँ अपना जो ट्रांजिट कैंप वगैरह इसका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जहाँ हम लोग बैठे वो सेक्टर 3 है। टी जंक्शन से इमेजिनरी रोड हो जाता है 90 बिट के लिए। वहाँ से जो अपना पहला रोड है, मतलब यूएम तेवर मार्ग का एक्सटेंशन जो जाता है, उस रोड के अंदर का सेक्टर 4 है। और सेक्टर 5 वहाँ उस तरफ से जिसमें राजीव गांधी नगर आ गया, प्रेम नगर आ गया, डेपो आ गया, म्हाड़ा का प्लॉट आ गया, काड़ा किला आ गया, ये सभी चीज़ें उस सेक्टर 5 में। ये सेक्टर 5 को हम लोगों ने जब देखा तो कहीं से शुरुआत करनी थी, इसलिए हम लोगों ने सभी नगर को पहला उस सैटेलाइट इमेज का आधार लेकर के, जैसे जैसे नगर बोला जाता है, समझो इसको एम तेवर नगर बोलते जी, तो एम तेवर नगर का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक, पहला हम लोगों ने उसको देखा। उसके बाद में लाइक वही माटुंगा लेबर कैंप है, ये सभी को पहले बाउंडेड किया और बाउंड करके हम लोगों ने उसको क्लस्टर्स बनाए। ठीक, ये हमारे सर्वे की शुरुआत है जी। और ये सर्वे का शुरुआत करने के बाद क्लस्टर्स होने के बाद हर एक क्लस्टर का हम लोगों ने नंबरिंग सर्वे किया, फिजिकल सर्वे हो गया। वहाँ जा कर के फिजिकल सर्वे होने के बाद उसके मैप्स बन गए। मैप्स बनने के बाद उसको क्लस्टर मैप बोला जाता है, कौन से सेक्टर में कौन सा क्लस्टर आता है, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने नंबरिंग चालू। सपोज सेक्टर 3 है और आपका झोपड़ा समझो तेवर नगर में है, तेवर नगर का समझो एम क्लस्टर है, तो एम क्लस्टर में 8 नंबर है, तो हम लोगों ने क्लस्टर पहला 3 उसका सेक्टर 3 उसका नंबर क्लस्टर एम और 8 नंबर। मेरा सवाल वही है सर, मेरा सवाल वही, सुनिए ना, सुनिए, मेरा सवाल वहीं पर है कि आपके सर्वे में जिस तरह से आपने सैटेलाइट से तमाम क्लस्टर बनाकर ही सर्वे किया है, उस सर्वे को और आज के अडानी के सर्वे में कितना अंतर आप देखते हैं? एक तो बात है कि सैटेलाइट का आधार लिया, लेकिन जो भी सर्वे हो गया वो फिजिकल साइट के ऊपर जाकर के हो गया, विजिट करके डोर टू डोर उसको बाकायदा प्लानिंग करके उसका प्लेन टेबल हो या टोटल स्टेशन हो लगाने के बाद उसका सर्वेक्षण हो गया। तो नंबर ऑफ टेनामेंट जितनी है उतनी एक्चुअल और एक्यूरेट सर्वे में के अंदर आ गई। होता था क्या, एक भी आपको भाई उसके अंदर बात बता सकता हो, क्या होता था कि हम लोगों ने इतना सर्वे करते करते बीच बीच में कहीं क्या होता है गली है या कोई लेफ्ट ओवर भी रह सकता है, क्योंकि बड़ा यूनिट है, वो बड़ा यूनिट का समझो एक ही डोर लेफ्ट ओवर में गया, तो हम लोगों ने उसको रिकरेक्शन और करेक्शन तो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, वो उसमें कोई कंक्लूजन कब होता था, अगर कंक्लूजन उस टाइम गवर्नमेंट अगर उसी टाइम एनेक्सर 2 बनाता था तो ये सब कोई मामला नहीं होता। बिल्कुल, गवर्नमेंट के सर्वेस हमारे साथ में आते थे, वो लोग वेरीफाई करते थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स आते थे, वो वेरीफाई करते थे। आखिर बाद में लोकल लोगों का भी बाद में सपोर्ट अच्छा हुआ। लेकिन आपके साथ वीडियो कैमरा भी चलता था? यस, हम लोगों ने वीडियो कैमरे किया, हम लोगों ने हर एक स्ट्रक्चर के सामने। हाँ, तो वही ना, कंपेयर करेंगे आज के सर्वे में और आपके सर्वे में कितना अंतर है, ताकि लोगों को पता चले कि आपके साथ
बीएमसी के अधिकारी होते थे, माडा के अधिकारी होते थे, एसआरए के अधिकारी होते थे और खुद आपके ही भी ऑफिसर्स होते थे, लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं? जब से मेरा सवाल है कि अभी मैं धारावी में जान रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली वो गवर्नमेंट अभी किस तरीके से सर्वे करा के ले रहा है उसके बारे में मेरे को उतनी जानकारी आप नहीं है। कहना नहीं चाहते? नहीं कहना कैमरे पे कहना नहीं चाहते ये, क्योंकि एक ऑफिसर जो इस काम पर फील्ड में होता है ना, तो उसे देखते साथ समझ में आता है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो किस तरह में काम कर रहे हैं, कौन सी उनका क्या रूल है, उनका क्या तरीका है, क्या किस तरह उनका नंबरिंग कैसे चल रहा है, ये मैं मानूंगा। बराबर, ये बात मुझे मालूम नहीं पड़ सकती। तो आप उनको अगर पूछेंगे भाई ये सही कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं आपको इतना तो बोल सकता हूँ कि जो भी हम लोगों ने टेनामेंट सर्वे किया है उसका यूजर क्या है, उसका एरिया कितना है, कारपेट एरिया कैसे है, ये सभी बातें हम लोगों ने आपके सामने एक्यूरेसी में रख दिया है। अभी सवाल ये आता है कि उसमें और इसमें फर्क है क्या। मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मशाल का कोऑर्डिनेटर का मैंने 2007 और 2009 में क्या काम किया, उसके साथ साथ सेक्टर 5 जो है माडा का, जो माडा को उन्होंने काम करने के लिए दिया था, किया था बीच में जी, तो उसका भी वापस मैंने 2000 जो भी 14-15 जो भी टाइम था उसके अंदर उनका एनेक्सर 2 बनाने का काम मैंने ही किया। ओके, कंक्लूड हो रही क्या पाया, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज होते हैं, रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, शायद उनके जो भी धोरण है वो सब चेंज होने के लिए वो सक्सीड नहीं हो पाया। लेकिन जो भी मैंने डिफरेंस देखा था, हार्डली मुझे लगता है जो हम लोगों ने पहले 2007 में सर्वे किया था उसके अंदर 5-6-7% का इंक्रीज हो गया। पर इट इज ऑब्वियस है, कई ओपन जगह थे उस टाइम में, कुछ या पार्टीशन हो गए होंगे या एक्चुअल रिजर्व बदली हो गए होंगे, तो अकॉर्डिंगली इट इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल। इतना कोई फर्क ज्यादा पड़ा था ऐसे मुझे नहीं लगता है। लेकिन अभी का क्या है स्टेटस, कितना स्लम है, कितना झोपड़ा है, जब तक अपने सामने नहीं आता है। उस वक्त आपके पास नंबर ऑफ टेनेंट कितने आए थे? एग्जैक्टली मेरे मुंह के ऊपर शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ टोटल 70,000 के दरमियान टेनामेंट्स थे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो पात्र आप कहला देंगे कि जो पात्र लोग थे। नहीं आप बता रहा हूँ, पात्र अपात्रता का जो सवाल है वहीं से हम लोगों ने जो भी डिप्टी कलेक्टर और उनकी जो यंत्रणा थी उस टाइम धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी जी, तो उनको हम लोग वही बता रहे थे कि भाई एक काम करो कि हम लोग तो आपके पास डेटा दे रहे, साथ साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जाकर के जो डाटा हम लोगों ने दिया, आप अगर चाहेंगे, अभी आज भी मुझे मालूम नहीं कहाँ डाटा रखा है, लेकिन अपना जो पंचशील बिल्डिंग है उसके ऊपर 6-7 मले के ऊपर पूरा डाटा इन हार्ड कॉपीज लोगों से कलेक्ट करके बाकायदा उनका सेल्फ अटेस्टेशन हो, ये सभी डाटा हम लोगों ने लिया है। अगर उसी टाइम में गवर्नमेंट ने सोच लिया होता कि एनेक्सर 2 हम लोग आज सर्टिफाई करा तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल वही हमारा एक शायद सबका, हम लोगों का मालूम नहीं, क्योंकि हम लोगों का रोल जो सीमित था, उनको ड्राफ्ट बना के देना था, लेकिन वो ड्राफ्ट का करेक्शन या एक्यूरेसी में जाकर के उसको एनेक्सर 2 बनाने का काम जो गवर्नमेंट का था वो शायद किधर कम हो गया, और इसीलिए आगे या जानबूझ के ढीला किया गया, वो या रोका गया, क्योंकि धारावी करों को उसी हाल में रखना चाहते हैं। वो उसके बारे में मैं नहीं बात कर सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली क्या होगा ये बता सकता हूँ कि हम लोग कहाँ, आपने पूछा कि गड़बड़ी क्या होगी, इसलिए मेरे को आंसर देना जरूरी है। अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। प्रेजेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2000 और आज 2000 मुझे लगता है 25 बराबर है, करीब करीब 24 साल हो गए, 24-25 साल हो गए धारावी डेवलपमेंट का सिलसिला चलता आया है। एक्चुअल 2004 राम जी को तो साल हो गया, एक्चुअल 2004 में इसकी असली में शुरुआत हुई, क्योंकि विलासराव देशमुख साहब थे, सीएम थे, और बाद में इसकी असल में शुरुआत हो गई। और मुझे लगता है इसको गियर अप करने का काम उस टाइम डॉक्टर टी चंद्रशेखर करके जो धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक खंभीर IAS ऑफिसर आए थे, उन्होंने जब आया तो इसने स्पीड अप लिया, बराबर है। उस टाइम अगर ये हो जाता था तो मुझे लगता है इसमें कोई मुश्किल नहीं था, और सही ढंग से उन्होंने जो क्लस्टर डेवलपमेंट वगैरह किया, प्लानिंग मास्टर प्लान वगैरह बनाया था, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उस टाइम बाद में जब हमारे गौतम चटर्जी करके एक IAS ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने धारावी के लिए मास्टर प्लान बनाया। इस पर भी एक मिनट खाली मैं आपको रोक कर बता दूं, क्योंकि इस पर भी कई सवाल लोग उठा रहे हैं कि जो उस टाइम की सरकार थी, वो XYZ कोई भी हो, वो सरकार ने लोगों को अच्छा मैप दिखाया, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और उसके बाद वो डब्बे में चले गया, वो कह लीजिए कि एक कचरे के डब्बे में चले गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो वजह क्या थी
क्योंकि लोग उंगली उठाते हैं उस देखो पर। उसके बाद में कुछ वो टेंडरिंग हो गया था, बाद में बीच में टेंडरिंग कैंसिल हो गया, लेकिन वो जो मास्टर प्लान बनाया था वो मास्टर प्लान सिर्फ रीडेवलपमेंट का नहीं था, दैट वाज टोटल रिहैबिलिटेशन ऑफ धारावी। वेरी गुड। क्योंकि धारावी का रिहैबिलिटेशन जो है, जी। रिडेवलपमेंट और रिडेवलपमेंट आपका स्ट्रक्चर का हो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, लेकिन रिहैबिलिटेशन उसमें रहने वाले हाउस होल्ड्स का भी हाँ। होता है, और हाउस होल्ड्स का जो रिहैबिलिटेशन था उसका सही मायने में उन्होंने अच्छी तरह से प्लान क्या किया। उसमें- और विद इन वो जो कुछ उस टाइम का पॉलिसी था गवर्नमेंट का, उसी में रहने के बाद उन्होंने जो अच्छा प्रेजेंटेशन किया था, सही में आई अप्रिशिएट वो प्रेजेंटेशन। और मैं सोचता हूँ अगर उसी लाइनअप पे भी गए तो भी मुझे कोई इतना आज धारावी का खुशहाल रहते हैं। आज खुशहाल रह सकते। तो क्या उसके अंदर कमर्शियल का भी कोई हिस्सा था क्या? यस यस, सभी सभी बाकायदा। मैं आपको और मैं आपको एक बात बता दूं कि उस टाइम दो चीजें थी, एक हम लोगों को कुछ विरोध उस टाइम हो रहा था कुंभारवाड़ा में, और बाकी ये कोलीवाड़ा, उसका भी सॉर्ट आउट हो सकता था क्योंकि नंबर ऑफ मीटिंग्स कोलीवाड़ा में भी हो गए, कुंभारवाड़ा में भी हो गए। यहाँ तक कि कुंभार लोगों के लिए उन्होंने एक सेपरेट एरिया धारावी में। ईयर मार्क किया, और उन्होंने बताया कि इधर हम लोगों ने ये क्लस्टर सिर्फ ये कुमार लोगों का भट्टी होने दो, उनका जो भी है व्यवसाय चलता है या उसके लिए एक हब उनके लिए भी बनाने के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया था। साथ साथ में मुझे मालूम है कि अपार्ट फ्रॉम दिस अपने धारावी में एक दूसरा बड़ा बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री है। तो फूड इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है सब आपके साउथ इंडियन यूनाइटेड है, तो सब लोगों को भी जाकर के एक यूनिट प्रेजेंट हुआ था कि आप लोगों को भी एक फूड हब बना देंगे जहां आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो लाइक वाइज धारावी से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। धारावी का इंडस्ट्री जो भी कंफर्मिंग इंडस्ट्री हो, मैं ये नहीं बताऊंगा जो नहीं चला सकते उसको, तो जो पॉल्यूशन फैला सकते हैं उसको उनको ना तो मैं नहीं भी एंट्री है। सपोर्ट करूंगा ना जी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। जो जेन्युइन इंडस्ट्री जिसकी वजह से धारावी अपग्रेड हो सकता है, ऐसे सभी इंडस्ट्रीज के उन्होंने सेपरेट अच्छी तरह से उन्होंने प्लानिंग उसके अंदर दिखाया था। सर- और वो प्लान अगर जाता था तो मुझे लगता था आज धारावी का चित्र कुछ अलग हो Very सकता good, था। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों अगला सवाल लेने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ क्लियर कर लूं ताकि आपका भी माइंड जो है वो क्लियर हो सके। पहली चीज़ ये कि सर ने बताया कि सर्वे का मापदंड क्या था, सर्वे किस तरह हो रहा था। बीएमसी के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, माडा के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, और वो तमाम ऑफिसर वहाँ मौजूद थे। जब सर्वे हुआ करता तो वो वेरीफाई करते थे, लेकिन आज के सर्वे में ऐसा कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी वहाँ नज़र नहीं आता है, कोई वेरीफाई करता हुआ नज़र नहीं आता है। ये एक चीज़ हमने पहले देखी। और दूसरी चीज़ ये कि पिछले जो मसाल का सर्वे था उसके बाद जब सरकार ने मैप बनाया था, या जो उनका राजनीति जो भी उन्होंने शुरुआत की थी रीडेवलपमेंट के बारे में, उसमें ज़्यादातर हिस्सा और कमर्शियल का था, लोगों के उद्योग का था, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। उन तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने अपनी कार्य नीति शुरू की थी। और उसी में कह लीजिए कि हम कोलीवाड़े की बारे में भी बात हुई और उसी में कुम्हारवाड़े की बात हुई, ताकि इन दोनों को अलग अलग तरीके से बसाया जाए, इन्हें भी कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए भी एक सेपरेट मीटिंग ली गई। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि धारावी करो का जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में पूरे स्ट्रक्चर की मापिंग हो रही है, मशीन के ज़रिए हो रही है, कंप्यूटराइज हो रही है, पूरा वो सारा डेटा जो है वो कहते हैं कि हम वेबसाइट पे जमा कर रहे हैं, लेकिन धारावी का जब वो वेबसाइट खोलते तो वो वेबसाइट गायब नज़र आती है, वो वेबसाइट खुलती ही नहीं है। तो क्या सोचे धारावी का? देखो वेबसाइट ये ठीक है, वेबसाइट अपनी जगह हाँ, होना ये चाहिए कि मुझे वेबसाइट में मुझे दुनिया को बताने से अच्छा है मैं क्या डाटा दिया वो मेरे को पता चले। ठीक है, कैसे तो पता मुझे चलेगा? लगता है इम्पोर्टेंट सर कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने जो डेटा मुझसे लिया और कहा है कि आपका डेटा सेफ है, और इस डेटा को हम साइट पे डाल रहे हैं, ये लिंक है, और इस पे जब आपका यूनिक आईडी आप इसमें डालोगे तो डेटा पूरा आपका सामने दिखाई देगा। जब वो अपने डेटा को चेक करने के लिए जब जाएगा, यानी एक मोबाइल रिचार्ज करता है और वो देखेगा मेरे पास बैलेंस कितना है, जब बैलेंस जीरो दिखाएगा तो आदमी डर जाएगा ना। सब अगर मेरे एक आपसे सिंपल सा सवाल है जी, अगर धारावी के लोग इतने पढ़े लिखे होते थे, हाँ, कंप्यूटर सेवी होते थे, बिल्कुल। तो आप बता रहे हो फटाक से डाटा ओपन करके फटाक से आ गया तो हाँ, उनको मिला, हाँ, ऐसे इधर नहीं है। नहीं है। धारावी में लिटरेसी है, इलिटरेट है करके नहीं बोला, पढ़े लिखे भी है, हाँ, लेकिन धारावी का मेजोरिटी जो है वो बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए दिन में बाहर निकलता है, बिल्कुल। रात में घर पे आता है। क्योंकि मैं सर्वे जब कर रहा था तो मुझे मालूम है
एक दिन जाकर के एक सर्वे नहीं हो सकता था। उनके सहूलियत के तरफ जो भी है, समझो उन्होंने बताया मेरे को हम लोग 7 बजे आते हैं तो 7 बजे जा करके हम लोग डाटा कलेक्ट करते थे। ये नहीं है क्योंकि भाई 11 से 5 में ही जागो, बाद में 7-6 बजे बंद हो जाओ या तुम लोग इधर आओ, ये उस टाइम नहीं होता था। हाँ, लोग वापस विरोध भी कर रहे थे क्योंकि बोलते थे तुम बाद में क्यों आ रहे, लेकिन उनको ये बताना पड़ता था। जब ये सब बातें उनसे लोगों से होने लगी, क्योंकि हर एक एरिया में अपने अपने लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, सोशल वर्कर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, ये सभी को लेकर के साथ में जब चलेंगे तो ये काम हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिंपल धाराएं में जो आम आदमी है उसको इसके बारे में मालूम नहीं रहता, तो पहला ये करना चाहिए था उनको कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए था, लोगों से बात करनी चाहिए। सिर्फ लोगों से नहीं, सभी हम लोगों ने नंबर ऑफ मीटिंग्स किया। मुझे लगता है ये रोहिदास सभागृह, उसके अंदर मेरा 8-10 मीटिंग्स हो गया होगा, जिसमें छोटा से छोटा लीडर से लेकर के MP या MLA तक सबको लेकर के हम लोग मीटिंग्स करते थे। लोगों का जो गली में लीडर्स है ये सभी को साथ में लेकर के जब हम लोग चलते थे तब जाकर के लोगों के पास अवेयरनेस हो गया। सर, उसमें एक सवाल उठा ये था कि जब लोगों से आपने बात की थी तो क्या सर्वे से पहले लोगों ने आपसे मैप मांगा था कि किस तरह से डेवलप करेगा, उसका मैप दो? देखो, हम लोग मैप लेके ही लोगों के पास जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मैप लेके जाते थे, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर मैप में है। अच्छा, जिसका डाउट आता था वो हमारे ऑफिस में आकर के देखता था, भाई मेरा मैप में घर है क्या नहीं है। जब हम उसको समझा देते थे, भाई ये गली में ये 3 नंबर का या 4 नंबर का घर तुम्हारा है, ये तुम्हारे मैप में नंबर ये 9 है और तुम्हारे घर के ऊपर भी 9 नंबर गिरा है, तो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। यही सवाल जो है धारावीकर आज पूछ रहे हैं कि उनको इस तरह से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर मसाल का जो सर्वे हुआ है, अगर उसी तरीके से ये भी सर्वे होता तो शायद कोई उसका विरोध नहीं करता। लेकिन अगला सवाल सर हम आपसे लेंगे कि आज जिस तरह से सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के अंदर धारावीकरों को क्या करना चाहिए? मैंने आपको जो बताया कि सबसे मेरा यूनिक ID नंबर जो भी डाला होगा, शायद अभी उन्होंने चेंज किया होगा, मालूम नहीं क्या चेंज किया नंबर, क्योंकि मैं अभी उसके अंदर नहीं। बिल्कुल। अगर उन्होंने जो भी यूनिक ID नंबर डाला है, वो यूनिक ID नंबर का मेरा स्ट्रक्चर नकाशा में है क्या नहीं है तो कहाँ है, इसकी जानकारी हर एक को मिलनी चाहिए। अगला सवाल सर मेरा वही था। इससे पहले मैंने आपसे यही पूछा था कि वो अपना यूनिक ID डालकर मैप पे चेक कहाँ करे? साइट तो बंद आ रही है, तो वो चेक कैसे करे कि मैं मैप में हूँ या नहीं हूँ? साइट के ऊपर मैं वापस बता रहा, साइट के ऊपर चेक करने का जो सिलसिला है वो सबको नहीं पता है जी। कम से कम हार्ड कॉपीज, या उनके पास अगर लैपटॉप है या उनके पास कोई और कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर वो दिखा सकते हैं ना। सिर्फ हर एक चीज बिल्कुल वेबसाइट पे डालने की कोई डालना चाहिए, आज की जरूरत है, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे पूछा गया कि भाई ये नंबर मेरा किधर है, तो मैं उसको दिखा सकूं ये तेरा घर है। और हो सकता था कि जिसमें रह गया होगा तो हम लोग उसको ऐड कर देते कि उसका घर नहीं है सर, लेफ्ट ओवर हो सकता है। मैं आपको ऑलरेडी बोला कि ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, तो ह्यूमन एरर्स की तरह से एक आध दूसरा घर अगर लेफ्ट ओवर हो गया तो उसको ऐड कर। चलिए सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आखिर रीडेवलपमेंट कोई ऐसा है नहीं कि जो रीडेवलपमेंट नहीं चाहता, क्योंकि 20 साल से इंतजार करता हुआ है इस डेवलपमेंट का, तो विरोध क्यों हो रहा है? क्यों लोग जो है डेवलपमेंट के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं? मुझे सबसे इसका एक बड़ा कारण ये लग रहा है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है या लोगों में अवेयरनेस नहीं। ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैं आपसे पूछूंगा क्या? देखो, ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस लोग वही बता रहे हैं कि हम लोग कितने यहाँ पात्र हो सकते हैं, हम लोग बाहर अपात्र होंगे तो हमारा क्या है? आप पॉलिसी तो बता रहे, जो अपात्र है उसको बाहर भेजेंगे, लेकिन मैं पात्र हूँ, होने वाला हूँ या नहीं होने वाला हूँ, यही मुझे मालूम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चेंज ऑफ हैंड्स तो हमेशा होता रहेगा, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये समझो आपने आज बोल दिया कि ये झोपड़पट्टी है, उसको हम लोग रिहेबिलिट कर रहे हैं, उसमें एलिजिबिलिटी है, पात्रता, उसके बारे में मैं बार बार सबको वही बता रहा हूँ, पात्रता को कट ऑफ डेट से नहीं रखना चाहिए। कट ऑफ डेट से जिस दिन आप पात्रता को रखेंगे, क्योंकि आपने अगर ये धोरण रखा है तो जी कट ऑफ डेट से आप एक काम कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर अगर आपका स्ट्रक्चर का कट ऑफ डेट रखो, यही मांग धारावी बचाव वालों की है। स्ट्रक्चर का कट ऑफ डेट रखो, उसमें कोई शब्द की गुंजाइश नहीं है। आपका कट ऑफ डेट मत रखो, कुछ नहीं, लेकिन रहने वाले का
वो एक्चुअल यूजर जो भी है उसके अंदर रहता है, उसको कट ऑफ डेट में मत गिनती। चाहिए तो उसका सीक्वेंस ले लो, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले लो, भाई ये बिल्कुल। षणमुखानंद से आ बिल्कुल, गया, बिल्कुल। इनके पास, इनसे इनके पास, इनसे इनसे इनके इनके पास, पास आ हाँ। गया, उसके बाद आज मैं रहता हूँ, कल मैं आ गया रहने के लिए। ये- क्योंकि जब जिस टाइम आपने उसको प्रोटेक्ट किया है, जिस टाइम आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दिया है, जिस टाइम उसने आपको वाटर कनेक्शन दिया है, तो उसका वैल्यू तैयार हो गया है। बिल्कुल। भले एनक्रोचमेंट है, नहीं है सिर्फ वो जमीन का मालकी, लेकिन वो स्ट्रक्चर का वैल्यू तैयार हो गया। और जब कोई भी किसी भी चीज की वैल्यू होती है, इट बिकम्स मार्केटेबल, और मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि उसका क्या करना है। ना गवर्नमेंट, ना मैं, ना आप, कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर जिस चीज का वैल्यू हो गया वो मार्केट डिसाइड करेगा, और फिर बाद में होता है कि उसका मुझे यूज नहीं करना है या मुझे आज जरूरत है, तो मैं ऑब्वियस है मुझे कुछ हॉस्पिटल में जाना है और 8-10 लाख 5 लाख का जरूरत है, और मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है, एक ही वो जो भी है मैंने लिया है वही साधन है, वही तो साधन है। कोई तो बेचेगा ना। हाँ। अब अगला आपने जो एक ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात कर ली, अब आपने कहा था कि लोगों से मिलकर बात करना, संवाद करना, उस पर ये तो निरंतर प्रोसेस है। हाँ जब तक हम लोग लोगों से डायलॉग्स नहीं करते, बिल्कुल, तब तक हम लोग सक्सीड नहीं हो जाएंगे। कोई भी रेंज, तो मतलब मैं किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, ये निरंतर प्रोसेस है। क्योंकि आज क्या चल रहा है, हर एक मन में जो द्विधा है उसको जब तक हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, करेक्ट, तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते। ये होना विरोध चाहिए, होता ही रहेगा। विरोध तो देखो अपनी जगह, मुझे मगर मुझे मालूम नहीं है और मेरे घर में आकर के कल आप बोलेंगे भाई ये तुम्हारा है, तो विरोध तो करना ऑब्वियस है, लेकिन मेरे भले के लिए है कि मेरे बुरे के लिए है, मुझे भी पता नहीं है। दूसरी बात क्या है, कायदा क्या है, कायदा क्या बता देता है, कायदे में हम लोग बैठ रहे क्या नहीं बैठ रहा है, प्रिवेलिंग रूल्स क्या है, कायदा क्या चेंज होना चाहिए, सभी जब भी तक हम लोगों को पता नहीं चलता है तो विरोध तो होना ही है। क्योंकि हर एक को डर तो है, डर की गुंजाइश ये तो रहेगी कि भाई मैं अभी विरोध नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को शायद हो सकता है डिसहाउस होना पड़ेगा। ये डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक विरोध होगा। सर आखिरी सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है, आखिरी सवाल ये है कि जैसे अभी इन्होंने सर्वे किया था उसके ऊपर लिखा था DRP, बी सेक्टर, डी सेक्टर और यूनिक नंबर। अब इनके नाम बदल गया है डेवलपर का, DRPPL से इन्होंने नव भारत मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। अब हर जगह पे इन्होंने DRP डाला है, और अब क्या ये क्या मेगा का नाम डालेंगे, नव भारत का नाम डालेंगे, और उस सर्वे में और अब की सर्वे में क्या फ़र्क होगा, या DRP के नाम पे ही चलते रहेंगे ये? असल में अगर आपने पूछा, ये पूरा लीगल इश्यू है। ये लीगल इश्यू इसलिए है क्यों, जब कोई भी चीज़ का टेंडरिंग होता है तो टेंडरिंग करने वाली एंटिटी कौन है, वही उसके ऊपर सभी निर्भर होता है। मालिक वही होता है। नहीं, मालिक नहीं, हाँ। एंटिटी कौन है? एंटिटी कौन है, सॉरी। अभी उस एंटिटी के अंदर गवर्नमेंट को 20% स्टेक लेना है, ये फैक्ट है। अभी आप इसके अंदर कोई भी जो आपके एक्सपर्ट्स है, लीगल एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स को आप पूछ सकते हैं कि भाई जब टेंडरिंग एंटिटी कौन था, टेंडरिंग एंटिटी अगर ये शर्मा जी है तो शर्मा जी के कंपनी में आप गवर्नमेंट करके जा सकते हैं। जो लीगल एंटिटी ही नहीं है, अगर वो दूसरा मेरा सिस्टर कंसर्न है, मेरा ब्रदर कंसर्न है या मेरा मदर कंसर्न है करके कोई भी आएगा और वो बोलेगा इसके अंदर से हम लोग डेवलप करेंगे, तो उसको लीगली जाकर के चेक करना ही पड़ेगा। ये मेरा शुरू से ही कहना है, बराबर। मैं गलत सही है ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप लीगलिटीज में जाकर के देखो, नहीं तो कल जाकर के भले अच्छे हो बुरे हो, तो कल कुछ खुदा न खास्ता कल कुछ हो गया तो फिर अधर में कौन रहेगा? सब लोग धारावी वाले। इसलिए वो भी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर टेंडर में क्या था, टेंडर में नया कंपनी फॉर्म करने का था क्या, या एग्जिस्टिंग जो टेंडरिंग कंपनी है उसको ही लेके जाना था क्या, उसके बाद में वो 20% स्टेक गवर्नमेंट को उसी कंपनी के अंदर लाना था क्या, ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो कल जाकर के कोई उठ करके इसको चैलेंज किया तो क्या होगा, धाराविकारों को नुकसान होगा। तो इसलिए सब क्लियरिटी पहले आनी चाहिए। बहुत सारी क्लियरिटीज है। दूसरी बात तो मैं आप ओपनली सबको बोल रहा हूँ, धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो भी ऑफिसर है, धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एज अथॉरिटी
अगर वो DRP DRP का वही ऑफिसर अगर कंपनी के अंदर जाता है 20% स्टेक में, अगर उसको नॉमिनेट किया जाता है तो उस आदमी को फिर अथॉरिटी करके रखना ये संयुक्तिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मेकर और चेकर वही होता है जी। बराबर। और कोई भी आदमी जब भी कंपनी में जाता है तो कंपनी इज मीन फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो कोई भी होगा तो पहला प्रॉफिट देखेगा, उसके बाद में बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अथॉरिटी सेपरेट होनी चाहिए और कंपनी सेपरेट होनी, भले 20% स्टेक है ना ले लो, लेकिन उसके अंदर जो भी नॉमिनेट होगा ऑफिसर, उस ऑफिसर को अथॉरिटी के राइट्स नहीं होने बिल्कुल। चाहिए, अथॉरिटी सेपरेट होनी चाहिए, ऐसा मेरा आज भी कहना है। और उस टाइम पे था, अभी मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि ये दो चीजें जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक के लिए धारावी अंधेरे में है। अब तो सवाल हम तो उठाए रहे थे श्रीनिवासन जी पर, लेकिन अब तो जनता भी सवाल उठाना शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से DRP का नाम बदली हो रहा है, नव भारत मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, इस पर भी श्रीनिवासन जी पर सवाल उठ रहे हैं कि DRP से आपने किस तरह से 20% का आपने उस पर भागीदारी ली है, और ली है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने इस मामले में कंसर्न लिया? क्या धारावी के लोगों को आपने बताया? क्या सरकारी कोई कागजात आपने दिए हैं? इन तमाम चीज़ों पे सवाल उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि धारावीकर इन मामलों में कंपनी फॉर्म करने के चक्कर में डूब ना जाए। बात बहुत सारे सवाल बहुत से हैं, लेकिन समय कम है कि हम आप तक हर बात पहुंचा सकें, ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हर धारावीकर को चाहिए कि वो निकले, बाहर आए और अपना भविष्य देखे, उसके पेपर्स देखे और देखे कि सरकार उनके साथ क्या करना चाहती है और किस तरह से उसका रीडेवलपमेंट करना चाहती है। वरना आप अंधेरे में रहेंगे और नुकसान आपको होगा, आपके साथ आपके परिवार को होगा, और भविष्य में आपकी पूरी पीढ़ी धारावी से बाहर कहीं और सड़ रही होगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।